सन 712 ईस्वी सिंध की धरती पर अरबों का झंडा लहरा चुका था। राजा दाहिर की हार हुई, दीबल का किला ढहा और मुल्तान तक का रास्ता खुल गया। लेकिन इस जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल था, क्या अरब सेनाएं पूरी भारत भूमि पर कब्जा कर लेंगी? क्या हिंदू और बौद्ध राज्य एक एक कर गिरते जाएंगे? इस सवाल का जवाब तय करने वाले थे एक 17 वर्षीय सेनापति मोहम्मद बिन कासिम। उसने जो रणनीति बनाई वो आने वाली सदियों के लिए अरब भारत संबंधों की नींव बनी। मोहम्मद बिन कासिम ने जीत के तुरंत बाद प्रशासन संभाला। उसकी पहली घोषणा चौंकाने वाली थी। स्थानीय लोग अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, मंदिरों और विहारों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन यह दया नहीं, रणनीति थी। बदले में उसने जजिया, सुरक्षा कर लगाया। जो लोग कर देती वे अरब सेना की संरक्षण में रहते, जो नहीं देते उनके खिलाफ कार्रवाई होती। इस नीति के तहत स्थानीय राजपूत और ब्राह्मण प्रशासन में बनी रही। उन्हें अपने कानून और अदालतें रखने की इजाजत थी। अरब केवल सैन्य और राजस्व पर नियंत्रण रखते थे। यही वो शांति थी जिसके पीछे छिपा था धीरे धीरे प्रभाव बढ़ाने का खेल। कासिम की योजना थी, पहले व्यापार फिर राजनीति। अरब व्यापारी सिंध में बसने लगे। उन्होंने स्थानीय बाजारों पर कब्जा जमाया। धीरे धीरे मुल्तान और पंजाब के कुछ हिस्से भी अरब प्रभाव में आ गए। लेकिन सबसे बड़ा हथियार था फूट डालो और राज करो। कासिम ने स्थानीय राजाओं के बीच झगड़ों को बढ़ावा दिया। एक राजा को दूसरे के खिलाफ हथियार दिए, फिर दोनों को कमजोर करके अरब अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया। तब तक खलीफा अल वालिद प्रथम की मृत्यु हो चुकी थी। नए खलीफा सुलेमान ने कासिम को याद कर लिया और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, विजेता स्वयं विजित हो गया। कासिम को बंदी बनाकर प्रताड़ित किया गया और सन 715 में उसकी मृत्यु हो गई। कासिम के जाने के बाद अरब विस्तार की गति थम गई। सिंध में तो उनका नियंत्रण बना रहा, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिशें नाकाम रहीं। क्यों? क्योंकि अब भारत में 3 बड़ी शक्तियां उभर चुकी थीं, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। 732 ईस्वी में अरबों ने चित्तौड़ पर हमला किया, लेकिन भील राजाओं ने उन्हें खदेड़ दिया। 738 में जयपुर के पास एक और हार हुई। 776 में सिंध के अरब गवर्नर ने कन्नौज पर चढ़ाई की और फिर से मुंह की खाई। अरबों को एहसास हो गया था कि सिंध के बाद की धरती उतनी आसान नहीं है। राजपूतों और गुर्जरों ने मिलकर उन्हें रोक दिया। 1 सदी के भीतर अरब विस्तार सिर्फ सिंध और मुल्तान तक सीमित रह गया। हालांकि विस्तार रुक गया, सिंध में अरब शासन लगभग 300 साल तक चला। यहां अरबों ने अपनी राजधानी मंसूरा बसाई, जो आज खोजे गए खंडहरों के रूप में मौजूद है। धीरे धीरे अरब और स्थानीय संस्कृतियों का मिश्रण हुआ। कई सिंधी इस्लाम में परिवर्तित हुए, लेकिन बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध भी बने रहे। यहां उर्दू, सिंधी और अरबी का एक नया रूप पैदा हुआ। सबसे बड़ा प्रभाव था सूफी संतों का, जैसे लाल शाहबाज कलंदर। उनके संदेश प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है ने हिंदू मुस्लिम एकता की नींव रखी। लेकिन ये आत्मसातीकरण सैन्य विस्तार का विकल्प नहीं बन पाया। तो आखिर अरब पूरा भारत क्यों नहीं जीत पाए? 3 बड़े कारण थे। पहला, भारतीय प्रतिरोध। राजपूतों ने घुड़सवार सेना और किलेबंदी में अरबों को टक्कर दी। दूसरा, भौगोलिक परिस्थितियां। सिंध के बाद थार का रेगिस्तान, फिर घने जंगल और अनगिनत नदियां। अरब सेना के लिए आपूर्ति लाइनें बेहद मुश्किल थीं। और तीसरा, खलीफा के महलों की आपसी लड़ाइयां। बगदाद में सत्ता के झगड़ों ने सिंध जैसे दूर के प्रांतों पर ध्यान देना मुश्किल बना दिया। जब तक अरब फिर से तैयार हुए, भारत में तुर्क, गजनवी आ चुके थे। सिंध पर अरब शासन 11वीं सदी तक रहा, जब महमूद गजनवी ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन सिंध में अरबों की छाप सिर्फ सैनिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भाषाई थी। ये कहानी हमें सिखाती है, कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं चलता। मोहम्मद बिन कासिम ने शांति और कर की रणनीति से शुरुआत की, लेकिन बाद में आए खलीफाओं ने उस रणनीति को जारी नहीं रखा। इसलिए अरब पूरे भारत में अपना झंडा नहीं गाड़ सके। सिंध उनका अंतिम छोर बना रहा, एक स्मारक विस्तार की अधूरी कहानी का।